हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज है 24 जनवरी 2026। अब हम शुरू करेंगे अपना आज का करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस इन डिटेल में। देखेंगे क्या क्या न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पेज की बात करें तो पीएम मेक्स डबल इंजन पुश। इसमें इन हिज फर्स्ट मेजर मैसेज इन पोल बाउंड तमिलनाडु, बीजेपी लीडर एंड पीएम Narendra Modi on Friday said that state need an NDA double engine government which would march soldier to soldier with the union government to achieve all the developments। तो ये बोला गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इन केरला मोदी से LDF is denying the benefit of central government scheme, appealing to the people of Kerala to provide a decisive mandate to Bharatiya Janata Party in the upcoming assembly election. Prime Minister Narendra Modi made a strong pitch for डेवलपमेंट ऑफ केरला। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड। इसमें हम डिस्कस करेंगे 1 करोड़ ई पासपोर्ट इशूड के बारे में। तो नियरली 1 करोड़ ई पासपोर्ट हैज बीन इशूड सिंस नेशन वाइड लॉन्च इन 2024 में। बात करेंगे ऑटोमेटेड एडॉप्शन का, तो ऑल न्यू पासपोर्ट एप्लीकेशन एंड रिन्यूअल नाउ ऑटोमेटिकली रिसीव अंडरग्रेडेड ई पासपोर्ट। अगर हम ट्रांजिशन टारगेट की बात करें तो इंडिया का एम है टू कंप्लीट द नेशनल ट्रांजिशन टू ई पासपोर्ट बाय जून 2035 तक। अब हम डिस्कस करेंगे ई पासपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्यूमेंट नेचर का। तो ई पासपोर्ट इज अ कन्वेंशनल पेपर पासपोर्ट एम्बेडेड विद एन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID चिप का। अगर हम बात करें ग्लोबल स्टैंडर्ड के बारे में तो डॉक्यूमेंट कंप्लाइज विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट दैट इज 9303 स्टैंडर्ड फॉर मशीन रीडेबल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ। अगर हम बात करें इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंप्लीमेंट किया है ई पासपोर्ट अंडर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 के लिए। अगर हम की फीचर्स ऑफ द ई पासपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला है डेटा का स्टोरेज। तो एम्बेडेड 64 किलो बाइट RFID चिप स्टोर डेमोग्राफिक डिटेल्स, डिजिटल फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स लाइक फिंगरप्रिंट एंड आइरिस डेटा का। अगर हम सेकंड देखें चिप डिजाइन का तो द पैसिव RFID चिप कम्युनिकेट करता है ओनली विद द ऑथोराइज्ड रीडर विया कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी के साथ। थर्ड है ट्रैकिंग सेफगार्ड, जिसमें जो द रीड ओनली चिप ओनली एक्टिवेट व्हेन क्लोज टू रीडर, प्रिवेंट करेगा लोकेशन ट्रैकिंग और रिमोट मिसयूज का। फोर्थ है हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसमें पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सिग्नेचर प्रोटेक्ट करता है चिप डेटा अगेंस्ट फॉर्जरी एंड अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन के लिए। एंड लास्ट है एक्सेस कंट्रोल, जिसमें सप्लीमेंटल एक्सेस कंट्रोल प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड स्किमिंग बाय रिक्वायरिंग अ फिजिकल पासपोर्ट स्कैन बिफोर डेटा रिलीज के। अब हम डिस्कस करेंगे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 के बारे में। तो ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 1 2024 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो PSP 2.0 का एम है टू मॉडर्नाइज पासपोर्ट सर्विसेज यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो ये सपोर्ट करेगा ई पासपोर्ट रोल आउट विद RFID चिप के साथ एंड PKI सिक्योरिटी के साथ। सेकेंड है ये यूज करेगा AI, बायोमेट्रिक्स, क्लाउड एंड डेटा एनालिटिक्स फॉर फास्टर सिक्योर प्रोसेसिंग के लिए। थर्ड है ये इनेबल करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग, बेटर ग्रीवेंस रिड्रेशन एंड वाइडर एक्सेसिबिलिटी के लिए। फोर्थ है ये इंटीग्रेट होगा विद द डिजी लॉकर एंड आधार फॉर पेपरलेस सर्विसेज के लिए। अगर हम बात करें ई पासपोर्ट का तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये इनहेंस करेगा डेटा सिक्योरिटी को, प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेशन और फॉर्जरी एंड इनेबल करेगा फास्टर ग्लोबल इमिग्रेशन चेक का थ्रू अ सिक्योर एंड मॉडर्न पासपोर्ट सिस्टम के लिए। सेकेंड है ये कंटेन करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप एंड एंटीना इन द बैक कवर में। ये स्टोर करता है बोथ प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा का। इसमें इंक्लूड है पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड बायोमेट्रिक डिटेल्स का। थर्ड है यूजेस पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर टू
sign and encrypt the chip data digitally. It protect sensitive data stored in the embedded RFID चिप में. ये प्रिवेंट करता है फॉर्जरी, टैंपरिंग, डुप्लीकेशन और क्लोनिंग ऑफ पासपोर्ट का. फोर्थ है ये रिकॉग्निजेबल है बाय गोल्ड कलर चिप सिंबल से ऑन द फ्रंट कवर में बिलो द वर्ड पासपोर्ट के. फुली कंप्लायंट विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड का. तो ये कुछ ई पासपोर्ट के बारे में डिटेल्स है. It can be read at a automated e-gates worldwide following faster immigration processing के लिए. Issued at a selected regional passport office जैसे नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, गोवा, शिमला, रायपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सूरत एंड रांची में. ग्रेजुअल रोल आउट प्लान फॉर अदर रीजन्स के लिए. अगर हम रिप्लेसमेंट स्टेटस की बात करें तो नो मैंडेटरी फॉर current passport holders. Existing passport will remain valid till expiry and do not need to be replaced. अगर हम बात करें क्या है बेनिफिट फॉर सिटीजन का, सबसे पहले है डुअल ऑथेंटिकेशन विया प्रिंटेड एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन के साथ. सेकंड है सेफर अगेंस्ट फ्रॉड एंड मिसयूज. थर्ड है इनेबल फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस ड्यू टू ग्लोबल कंपेटेबिलिटी के लिए. एंड फोर्थ है बूस्ट करेगा ट्रस्ट इन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एट अ इंटरनेशनल बॉर्डर पे. अब हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी पेपर 2 गवर्नेंस लॉ से रिलेटेड न्यूज, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन प्रोटेक्टिव कस्टडी अंडर पीटा एक्ट के. अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, क्यों रिसेंट में ये न्यूज में रहा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द रिलीज ऑफ एन एडल्ट ट्रैफिकिंग सर्वाइवर अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 पीटा, होल्डिंग दैट केयर कैन नॉट बिकम फोर्स्ड कन्फाइनमेंट. अगर हम बात करें इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के पीटा के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं. तो इसका एम है टू प्रिवेंट कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग. टारगेट करता है द ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड इकोसिस्टम का. ट्रैफिकिंग, ब्रोथल्स, पिम्प्स, नॉट विक्टिम. तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड देखें तो प्रोस्टिट्यूशन नॉट पर एस लीगल illegal. तो act does not criminalize prostitution itself, it criminalizes activity around it like brothel management, procuring, detaining and leaving of earning pay. तो ये सारे कुछ इसमें है. अगर हम बात करें थर्ड प्रोटेक्टिव एंड करेक्टिव फ्रेमवर्क, जिसमें प्रोटेक्टिव होम जैसे सेक्शन 2G में इज फॉर केयर और रेस्क्यूड विक्टिम्स के लिए, एंड करेक्टिव इंस्टीट्यूशन जिसमें सेक्शन 2B प्लस सेक्शन 10A इज फॉर detention of offenders after guilty. अब फोर्थ है कस्टडी फ्रेमवर्क, जिसमें पोस्ट रेस्क्यू कस्टडी अंडर सेक्शन 17 इज टाइम बाउंड विद एन इंक्वायरी रिक्वायरमेंट, इंश्योर करेगा रेस्क्यू डज नॉट बिकम अनलॉफुल कन्फाइनमेंट. अगर हम बात करें की ऑब्जर्वेशन बाय बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइमेसी ओवर स्टेटस स्टैट्यूट, जिसमें सबसे पहले लिबर्टी फर्स्ट. तो फॉर एन एडल्ट प्रोटेक्टिव होम प्लेसमेंट मस्ट सेटिस्फाई कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी स्टैंडर्ड को, नॉट बी ट्रीटेड एज अ रूटीन वेलफेयर कस्टडी के रूप में. सेकेंड इसमें आर्टिकल 19 वेट, जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड लाइवलीहुड डज नॉट स्टैंड सस्पेंडेड मियरली बिकॉज अ पर्सन हैज बीन ट्रैफिक्ड. अब हम इसमें देखें अगला की ऑब्जर्वेशन है प्रोसीजरल सेफगार्ड, जिसमें है स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस एंड रीजन इंक्वायरी. अगर हम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन की बात करें तो कस्टडी लिमिट करता है अंडर पीटा, रिफ्लेक्ट करता है लेजिस्लेटिव इंटेंट को. 10 days ऑफ इनिशियल कस्टडी एंड 3 weeks ऑफ इंटरिम कस्टडी मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. अगर हम बात करें सेकंड इसमें है सीजनल रीजन इंक्वायरी, जिसमें magistrate must conduct an inquiry and record reason using material evidence, not assumption after the vulnerability or livelihood के. थर्ड इसमें कोर्ट टेस्ट फॉर केयर वर्सेस डिटेंशन में. सबसे पहले इसमें देखेंगे केयर मीनिंग, जिसमें केयर इन्वॉल्व सपोर्ट मेजर्स रिस्पेक्टिंग ऑटोनॉमी, काउंसलिंग, शेल्टर ऑफर्ड विद कंसेंट एंड रिहेबिलिटेशन
असिस्टेंस आउटसाइड एक्सप्लॉयटेशन के। सेकेंड है इसमें डिटेंशन मीनिंग, जिसमें डिटेंशन इज मार्क्ड बाय कंपल्सन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट एंड चॉइस पे, with confinement continuing even after refusal. थर्ड है इसमें कंसेंट सेंट्रल, जिसमें फॉर मेजर institutional care cannot be forced, it must be voluntary, informed, autonomy, respecting and consistent with the constitutional liberty के साथ. फोर्थ है इसमें exit right, जिसमें once an adult clearly express a wish to leave, continue to stay home, stay become compulsory detention, not a rehabilitation support और protective care के रूप में. अगर हम बात करें एविडेंस इन स्टैंडर्ड अगेंस्ट डिटेंशन का, तो सबसे पहले आता है मटेरियल बेस्ड जस्टिफिकेशन. तो इसमें अगर हम मटेरियल बेस्ड जस्टिफिकेशन की बात करें, तो एनी रिस्ट्रेंट और लिबर्टी मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड पे, नॉट वेग वेलफेयर लॉजिक के साथ. सेकेंड है इसमें रिजेक्ट स्पेकुलेशन, जिसमें मे रिटर्न टू सेक्स वर्क इज वेग एंड कैनॉट जस्टिफाई रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी. थर्ड है इसमें विक्टिम नॉट ऑफेंडर, दैट इज पीटा टारगेट करता है ट्रैफिकिंग नेटवर्क को, सो सर्वाइवल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ऑफेंडर विदाउट एनी कंडक्ट अट्रैक्टिंग पेनल प्रोविजंस का. फोर्थ है इसमें पॉवर्टी ग्राउंड, जिसमें लैक ऑफ इनकम मे जस्टिफाई असिस्टेंस बट कैन नॉट बी यूज टू कर्टेल लिबर्टी इन दिस. तो ये कुछ एविडेंस स्टैंडर्ड अगेंस्ट डिटेंशन के लिए है. अगला इसमें नैरो एग्जेम्पशंस, जिसमें इनकैपेसिटी ग्राउंड है, जिसमें डिटेंशन में बी जस्टिफाइड ओनली विद द मेडिकल मटेरियल शोइंग इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी और इनएबिलिटी टू कंसेंट. सेकेंड है इसमें पब्लिक डेंजर, जिसमें रिस्ट्रेन नीड डिमोन्स्ट्रेबल रिस्क नॉट अ हाइपोथेटिकल फियर. थर्ड है एक्विज स्टेटस, जिसमें confinement can apply if the person is also an accused in a criminal केस में. तो ये कुछ नैरो एक्सेप्शंस हैं इसमें. अब आते हैं हम अपने जनरल स्टडी पेपर 2 गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज, जो कि है कर्नाटका हाई कोर्ट लिमिट बीएनएस सेक्शन 69 इन द कंसेंसुअल रिलेशनशिप. अगर हम बात करें कॉन्टेक्स्ट का, तो कर्नाटका हाई कोर्ट रूल्ड दैट सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कैनॉट बी मिसयूज्ड as retaliation in failed consensual relationship में. अगर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें, तो इस इंडिया प्राइमरी क्रिमिनल कोड विच ऑफिशियली रिप्लेस द 163-year-old इंडियन पिनल कोड आईपीसी को. अगर हम बात करें की रूलिंग ऑफ द कोर्ट का, तो पर्पस क्या था, तो सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, इसका एम है टू पनिश डिसिट, फ्रॉड एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, नॉट डिसअपॉइंटमेंट, फेल्ड अफेक्शन और द कोलैप्स ऑफ अ रिलेशनशिप का. सेकेंड है रेट्रोएक्टिविटी, जिसमें कोर्ट रिजेक्टेड रेट्रोएक्टिव क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशनल रिलेशनशिप बेस्ड ओनली ऑन द लेटर एलिगेशन पे. थर्ड इसमें लीगल थ्रीशोल्ड, जिसमें अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ओनली इफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज प्रूव्ड टू हैव existed from the beginning. अगला देखें तो इसमें अबाउट सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के बारे में. तो ये क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को इंक्लूडिंग रेप व्हेन कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसाइडफुल मीन्स के. अगर हम बात करें तो इस डिसाइडफुल मीन्स क्या है, तो इसमें इंक्लूड है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मैरिज, inducement through fraudulent means and marriage after suppressing identity, that is hiding a previous marriage or true name. तो ये कुछ about section 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के बारे में है. अगर हम इसको डिटेल में देखें तो about section 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो स्टैंड अलोन ऑफेंस, जिसमें सेक्शन 69 स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसमें इंड्यूस करता है बाय फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज, कॉन्सेप्ट नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस अंडर द इंडियन पिनल कोड में. बात करें डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस क्या है, तो इसमें प्रोविजन पेनलाइज करता है डिसाइडफुल सेक्सुअल रिलेशंस वेयर द एक्यूज नेवर इंटेंडेड टू मैरी. पनिशमेंट की बात करें
तो offender under section 69 can face up to 10-year imprisonment, a fine or both, but this offense is not classified as rape. बात करें डिसाइडफुल मीन्स का, तो द सैंक्शन इंक्लूड डिसाइडफुल एक्शन जैसे फॉल्स मैरिज हुआ और जॉब प्रॉमिसेस एंड कंसीलिंग ट्रू आइडेंटिटी टू इंड्यूस अ सेक्सुअल रिलेशनशिप. अगर हम बात करें इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑन फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज के बारे में, तो जिसमें कुछ केसेस आए हैं, जिसमें फर्स्ट है अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 का केस है, जिसमें अ बेंच ऑफ प्रॉमिस only amount to rape if the accused never intended to marry from the start. सेकेंड है रजनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2025 का केस है, जिसमें कोर्ट स्क्वेस्ड द केस, emphasize करता है that long term consensual relationship shouldn't be criminalized. थर्ड है अभिषेक अर्जारिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2025 का केस है, जिसमें court pointed out that relationship was consensual and that the woman was married, making it more complicated to apply section 69 का. अगर अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले न्यूज, जो कि है जनरल स्टडी पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रुपिंग से रिलेटेड. तो इंडिया का डिलेमा ऑन ज्वाइनिंग द बोर्ड ऑफ पीस के बारे में. तो इन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ये रिसेंट में न्यूज में क्यों रहा, तो इंडिया वॉज absent from the board of peace ceremonial launch despite having received a formal invitation from president Donald Trump से. अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है बोर्ड ऑफ पीस फॉर इंडिया के लिए. तो सबसे पहला देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक्टिव पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन करेगा इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एंड रिड्यूस करेगा द रिस्क ऑफ फ्यूचर डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन को. बात करेगा नैरेटिव बैलेंस का, तो हैविंग अ प्रेजेंस ऑन द बोर्ड हेल्प टू काउंटर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस एंड curtail द स्प्रेड ऑफ एंटी इंडिया नैरेटिव्स इन वेस्ट एशियन सिक्योरिटी डिस्कशन में. थर्ड इसमें इकोनॉमी का एक्सेस, जिसमें मेंबरशिप इनेबल इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्मास्यूटिकल फर्म टू बिड फॉर हाई वैल्यू पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन गाजा में. फोर्थ है इसमें मल्टीलैटरल बाईपास, जिसमें द बोर्ड ऑफर अ प्रैग्मेटिक रूट टू बाईपास द करेंट डेडलॉक एंड पैरालिसिस विद इन द यूएनएससी में. अब हम देखेंगे क्या है चैलेंजेस विद बोर्ड ऑफ पीस फॉर इंडिया. तो सबसे पहले इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन प्राइमेसी, जिसमें पार्टिसिपेशन इन द पैरेलल मैकेनिज्म रिस्क करता है अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम का. सेकेंड इसमें देखें पॉलिसी ऑटोनॉमी, जिसमें अलाइनमेंट विद द यूएस लेड ग्रुपिंग में कंस्ट्रेन इंडियाज ट्रेडिशन ऑन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को. थर्ड इसमें गवर्नेंस नॉर्म्स, जिसमें प्रोविजन फॉर परमानेंट चेयरमैन फॉर लाइफ कंट्राडिक्ट इंडिया सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल बेस्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का. अब हम वे फॉरवर्ड इसमें देखेंगे, तो कैलकुलेटेड एम्बिग्विटी, जिसमें इंडिया शुड इनिशियली seek observer status to access the board functioning without committing to full membership में. सेकेंड जिसमें वे फॉरवर्ड है वो है सिलेक्टिव एंगेजमेंट, जिसमें न्यू दिल्ली कैन सपोर्ट स्पेसिफिक ह्यूमैनिटेरियन एंड गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विदाउट इंडोर्सिंग कंटिन्यूअस गवर्नेंस प्रोविजन के. थर्ड इसमें यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पुश, जिसमें इंडिया मस्ट लिवरेज दिस डेवलपमेंट टू रिन्यू इट्स एडवोकेसी फॉर अर्जेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के लिए. फोर्थ इसमें इंटरेस्ट प्राइमेसी का, जिसमें फाइनल डिसीजन मस्ट प्रायोरिटाइज इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड डायस्पोरा वेलफेयर ओवर एक्सटर्नल अलाइनमेंट प्रेशर्स का. अब हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ पीस के बारे में. तो बोर्ड ऑफ पीस क्या है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करते हैं. तो बोर्ड ऑफ पीस इज अ यूनाइटेड नेशन लीड इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस स्विट्जरलैंड में. प्राइमरी मैंडेट की बात करें अगर हम, तो बोर्ड का एम है टू ओवरसी पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड गवर्नेंस ऑफ गाजा स्ट्रिप थ्रू अ टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के साथ. थर्ड देखें तो लॉन्ग टर्म विजन, जिसमें इफ चार्टर proposes an expanded role in the resolving global conflict where traditional institutions have failed. फोर्थ देखें तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट डोनाल्ड ट्रंप एज अ इनॉग्रल
चेयरमैन विद एन indefinite टेन्योर के लिए विद सोल कंट्रोल ओवर एजेंडास एंड सक्सेसर अपॉइंटमेंट में। तो ये कुछ डिटेल रहा है अबाउट द बोर्ड ऑफ पीस का। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल स्टडी पेपर 2 एग्रीकल्चरल से रिलेटेड इशू के बारे में, तो गोल्डीलॉक फार्म रिलीफ के बारे में। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिसेंट में न्यूज में क्यों रहा, तो ईयर 2025 एंड 26 विटनेस किया गया ऐसा बम्पर क्रॉप ड्यू टू द मॉडरेट टेम्परेचर एंड सरप्लस मॉनसून रेनफॉल का, विच टुगेदर हेल्प कीप फूड इन्फ्लेशन लो। अगर हम बात करें एनुअल कंज्यूमर फूड इन्फ्लेशन एवरेज का, तो -0.2% है इन 2025 में एंड फॉल फर्दर टू -0.27% ड्यूरिंग जुलाई टू दिसंबर 2025 तक, इंडिकेट करता है सप्लाई लीड प्राइस करेक्शन का। अगर हम बात करें गोल्डीलॉक कॉम्बिनेशन का, ये होता क्या है, तो अगर हम सरप्लस एंड रेनफॉल की बात करें तो इंडिया सॉ अबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल मई टू अक्टूबर 2025 में, प्लस मॉडरेट टेम्परेचर क्रिएट किया नियर आइडियल क्रॉप कंडीशन एंड स्टेबलाइज किया प्राइस को। सेकेंड है टेम्परेचर एडवांटेज, जिसमें इंडिया का 2025 एनुअल मीन्स टेम्परेचर एनमली वॉज +0.28 डिग्री सेंटीग्रेड का 1991 से लेकर 2020 के बेस लाइन पे ये डिपेंड है, फॉर लोअर देन +0.65 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 2024 में था, रिड्यूसिंग हीट स्ट्रेस एंड लॉसेस का। अगर हम इसमें डिस्कस करें ड्राइवर क्या है ऑफ रिड्यूस फूड इन्फ्लेशन इन 2025, तो सबसे पहला इसमें सप्लाई साइड फार्म कंडीशन का। तो अगर रिजर्वियर बफर की बात करें तो बिफोर पीक रवि सोइंग एंड अक्टूबर में वाटर इन 161 मेजर रिजर्वियर रीच्ड 19.8% ऑफ फुल स्टोरेज पे, इंप्रूव किया इरिगेशन सर्टेनिटी को एंड विंटर क्रॉपिंग आउटकम्स को। अगला देखें तो वीट रिकॉर्ड सोइंग, जिसमें वीट एरिया रोज टू 334.17 lakh hectare this season, up from the 328.04 lakh hectare था in the same period last year में, boosting harvesting expectation का। अगर रवि क्रॉप के एक्सपेंशन की बात करें तो मस्टर्ड इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 86.57 टू 89.36 लाख हेक्टेयर, रवि मेज फ्रॉम एंड रवि मेज फ्रॉम 23.49 टू 25.24 लाख हेक्टेयर हुआ है, तो ये इंक्रीज हुआ है, एंड मसूर फ्रॉम 17.66 टू 18.12 लाख हेक्टेयर का, तो ये रवि क्रॉप का भी एक्सपेंशन हुआ है। अगर हम बात करें हीट रिस्क बेंचमार्क के बारे में, तो मार्च हीट स्पाइक हिस्टोरिकली डैमेज किया यील्ड को। एग्जांपल 2002 में मीन एनुअली +1.61 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल इंडिया था, अब यहाँ पे +3.22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया इन नॉर्थ वेस्ट वीट बेल्ट में। बट करंट विंटर कंडीशन रिड्यूस दिस रिस्क, तो ये कुछ हीट रिस्क बेंचमार्क है। अगर हम बात करें प्राइस कूलिंग इन द फूड बास्केट का, तो पोटैटो प्राइस कोलैप्स, पोटैटो होलसेल प्राइस इन यूपी मंडीज फेल टू 600 to 700 पर क्विंटल्स, कंप्राइज टू 1200 to 1300 पर क्विंटल था ईयर अगो, रिफ्लेक्ट करता है लार्जर अराइवल्स का। अगला है ब्रॉड डिफ्लेशन, जिसमें सीपीआई रिटेन इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल्स वाज -18.5% दिसंबर में एंड पल्सेस में था 15.1% का। अगर हम बात करें पॉलिसी एंड एक्सटर्नल कुजन्स का, तो गवर्नमेंट स्टॉक हाई, तो राइस एंड व्हीट स्टॉक इन गवर्नमेंट गोडाउन्स स्टूड एट 95.4 मिलियन टन्स का, नियरली 4.5 टाइम्स द रिक्वायर्ड लेवल के, इंप्रूव किया है प्राइस स्टेबिलिटी का, स्टेबलाइजेशन एबिलिटी का। सेकेंड इसमें ग्लोबल सप्लाई स्ट्रॉन्ग, जिसमें 2025-26 में का प्रोजेक्शन है, सो रिकॉर्ड आउटपुट इन मेजर स्टेपल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, सोयाबीन एंड पाम ऑयल, रिड्यूस किया है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन रिस्क का। अगर हम बात करें क्या है स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो जीडीपी बेस की बात करें तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है अबाउट
अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ इंडिया का जीवीए डिस्पाइट राइजिंग सर्विस शेयर के। सेकेंड देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट एंकर का, तो ये सपोर्ट करता है अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ वर्कफोर्स एंड मेक इट द लार्जेस्ट लाइवलीहुड सेक्टर के रूप में। अगर हम एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो एक्सपोर्ट है आर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट का। अगर हम फार्म बेसिस की बात करें तो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 14.6 करोड़ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, रिफ्लेक्ट करता है फ्रेगमेंटेड स्मॉल होल्डर स्ट्रक्चर का। लास्ट है इसमें फेमिनाइजेशन ट्रेंड, जिसमें वुमेन फॉर्म अप्रोक्सीमेटली 63 to 64% ऑफ वर्कर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये कुछ स्टेटस है एग्रीकल्चर इन इंडिया में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम से रिलेटेड न्यूज के बारे में जो कि स्कीम से है। तो एक्सटेंशन ऑफ अटल पेंशन योजना के बारे में कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना टिल फाइनेंशियल ईयर 2030 to 31 तक। इसमें इंक्लूड है फंडिंग सपोर्ट फॉर प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए एंड गैप फंडिंग के लिए। ये जो डिसीजन है इंश्योर करता है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी का, इनहेंस करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्ट करता है विकसित भारत एट द रेट 2047 विजन का। अगर हम प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की बात करें तो लॉन्च हुआ था 2015 में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट इज फुल्ली प्रोवाइडेड बाय central government that provide guaranteed monthly pension to worker in an unorganized sector में। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अ यूनिवर्सल इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए थ्रू वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग के साथ। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अंडर नेशनल पेंशन स्कीम फ्रेमवर्क के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें ओपन टू नॉन इनकम टैक्स पेयर एज्ड 18 to 40 इयर्स विद अ वैलिड बैंक अकाउंट के साथ। ये कुछ ये डिटेल है अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ अटल पेंशन योजना के बारे में। अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना हैज कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। तो लॉन्च हुआ था 2015 में फॉर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, प्रोवाइड किया गारंटेड मंथली पेंशन फॉर वर्कर इन ऑर्गेनाइज्ड जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उनके लिए। ऑब्जेक्टिव था इनका डेवलप करना यूनिवर्स इंक्लूसिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थ्रू अ वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग के साथ। ये इंप्लीमेंट किया गया बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम फ्रेमवर्क सिस्टम फ्रेमवर्क के अंदर। एलिजिबिलिटी था 18 to 14 इयर्स। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एज बेस्ड फिक्स कंट्रीब्यूशन विद 20 ईयर मिनिमम पेमेंट था कलेक्टेड वे ऑटो डेबिट के साथ दैट इज मंथली क्वार्टरली और हाफ ईयरली के रूप में। अगर हम पेंशन बेनिफिट की बात करें इसमें तो मंथली जो पेंशन था वो ₹1000 to 5000 है फ्रॉम एज 60 से। अगर फैमिली बेनिफिट की बात करें तो स्पाउस रिसीव द पेंशन व्हेन द सब्सक्राइबर डाई and the nominee gets the accumulated corpus after both have passed। अगर बात करें एग्जिट कंडीशन का तो वॉलंटरी एग्जिट परमिटेड विद सर्टेन डिडक्शन, स्पाउस मे कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन इन सेम ऑफ अ प्रीमेच्योर डेथ के। ये कुछ एग्जिट कंडीशन है। अगर की अचीवमेंट की बात करें तो स्कीम है सरपास्ड 8.11 करोड़ टोटल इनरोलमेंट अगस्त 2025 तक with women constituting approximately 48% of the enrollment का। अगर हम बात करें इसमें इंडिया की पेंशन कवरेज स्टेटस के बारे में तो लो पेंशन कवरेज इंडिया का जो पेंशन एसेट है अकाउंट करता है फॉर ओनली 17% ऑफ इट्स जीडीपी, सिग्निफिकेंटली लोअर देन द 80% इन द एडवांस इकोनॉमी में। स्क्यूड बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट आर हेविली कंसंट्रेटेड इन द पब्लिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम बात करें लिमिटेड फॉर्मल सेक्टर रीच का तो उसमें ओनली अबाउट 12% ऑफ वर्कफोर्स इज कवर्ड बाय फॉर्मल पेंशन स्कीम। द वास्ट इनफॉर्मल सेक्टर दैट इज 85% ऑफ जो लेबर फोर्स है ओवर हाफ ऑफ द जीडीपी इज हाईली इज लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पेंशन कवरेज में।
अगर हम बात करें लिमिटेड अपटेक ऑफ वॉलंटरी स्कीम के बारे में, तो वॉलंटरी स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना कवर करता है ओनली 5.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अगर हम बात करें क्या है रिस्क ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो वाइड स्प्रेड जो एक्सक्लूजन हुआ है ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स का इज अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी फेलियर दैट कुड लीड टू अ फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस का। तो ये कुछ स्टेटस है इंडिया का इन इंडिया पेंशन कवरेज में। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रेंड से रिलेटेड न्यूज आर्ट एंड कल्चर से है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया मुना आइलैंड में। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट ऑन मुना आइलैंड इंडोनेशिया में। अगर हम आर्ट वर्क टाइप की बात करें तो आर्ट वर्क इज अ हैंड stencil in which the finger were deliberately narrowed to resemble a claw like or animal like features के। अगर डेटिंग मेथड की बात करें तो यूरेनियम सीरीज डेटिंग इंडिकेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट लेयर कवरिंग द आर्ट वर्क इज एट लीस्ट 67,800 ईयर ओल्ड का। अगर एज रिकॉर्ड की बात करें तो दिस फाइंडिंग सरपासेस द प्रीवियस 51,200 ईयर ओल्ड record for a wild pig painting discovered in the Liang cave में in साउथ सुलावेसी इंडोनेशिया में। अगर ह्यूमन टाइमलाइन की बात करें तो जो डिस्कवरी सपोर्ट करता है लॉन्ग क्रोनोलॉजी थ्योरी का, सजेस्ट करता है मॉडर्न ह्यूमन रीचेस साहुल बिफोर 65,000 ईयर्स एगो में। अगर हम कॉग्निटिव इंसाइट्स की बात करें तो जो डेलिबरेट मॉडिफिकेशन है ऑफ हैंड शेप इंडिकेट करता है दैट अर्ली जो साउथ ईस्ट एशियन ह्यूमन है पॉज करते हैं कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक थिंकिंग फार अर्लियर देन प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट के। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूज जो कि है डिस्कस करेंगे स्पीसीज से रिलेटेड न्यूज। तो 2 न्यू एंट फ्लाई स्पीसीज डिस्कवर्ड इन दिल्ली एंड वेस्टर्न घाट में। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिसर्चर ने डिस्कवर किया है 2 न्यू होवर फ्लाई स्पीसीज का, जिसका नाम है मेटाडॉन घोरपेडी एंड मेटाडॉन रीमेरी। तो ये कुछ 2 नाम है जो कि न्यू होवर फ्लाई स्पीसीज है। बात करेगा टैक्सोनॉमी ग्रुप की तो ये बोथ स्पीसीज बिलोंग टू माइक्रोडोंटेनी सब फैमिली से। एंड अगर मेटाडॉन की बात करें मेटाडॉन घोरपैडी का तो कैरेक्टराइज्ड बाय पेल ब्राउन एंटीना येलो लेग्स एंड अ बॉडी कवर्ड इन द स्विमिंग गोल्डन हेयर के साथ। अगर मेटाडॉन रीमेरी की बात करें तो इट हैज अ ब्लैकिश एंटीना एंड अ रग्ड बॉडी एंड अ डीप ब्लैक अपर हिंड लेग के साथ। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो बोथ स्पीसीज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स हिडन विद इन एन एंट कॉलोनी एंड रियली विजिट फ्लावर्स में। तो ये कुछ डिटेल्स है अबाउट 2 न्यू एंट फ्लाई स्पीसीज के बारे में। अब आते हैं हम डिस्कस करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि रिसेंट में न्यूज में क्यों है तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंड प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड C-295 एयरक्राफ्ट विल सून रोल आउट ऑफ द वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से। इट इज बीइंग बिल्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL इन पार्टनरशिप विद द एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ। ये मार्क करेगा अ शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस टू प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एडवांसिंग द मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव का। जो बडोदरा फैसिलिटी है ओपन इन 2024 इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें अबाउट एयरबस C-295 के बारे में, इसको हम डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करेंगे ये है क्या। तो एयरबस C-295 में एक मीडियम रेंज ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये रिप्लेस करेगा एवरो 748 फ्लीट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल का। अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये कैरी करता है अप टू 10 टन्स ऑफ कार्गो एट अ क्रूजिंग स्पीड के साथ।
एट अ क्रूजिंग स्पीड ऑफ 480 किलोमीटर पर आवर के साथ। अगर हम रेंज एंड इंडोरेंस की बात करें इसमें, तो जो एयरक्राफ्ट है ऑफर करता है अ फेरी रेंज ऑफ 5000 टू 5630 किलोमीटर विद 11 टू 13 आवर का इंडोरेंस के साथ। अगर हम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें इसमें, तो ये इट फीचर्स शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग दैट इज स्टॉल कैपेबिलिटीज के साथ इनेबल करता है ऑपरेशंस फ्रॉम शॉर्ट अनपेव्ड एंड सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप के लिए। अगर हम बात करें मल्टी रोल डिजाइन के बारे में, तो ये इट सपोर्ट ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, मैरीटाइम पेट्रोल, सिग्नलिंग, इंटेलिजेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। अगर इसकी यूनिक फीचर्स की बात करें, तो इंडियन बिल्ड यूनिट with integrate and indigenous electronic warfare suit developed by Bharat Electronic Limited and Bharat Dynamic Limited के द्वारा। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं अबाउट एयरबस C295 के बारे में। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज जो कि डिस्कस करेंगे प्रेजेंट से रिलेटेड पर्सनालिटी न्यूज में जो है, तो ऑनरिंग सुभाष चंद्र बोस ऑन पराक्रम दिवस के रूप में दिवस में। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट टू सुभाष चंद्र बोस ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड एज अ पराक्रम दिवस के रूप में। तो जनवरी 23 वाज डिक्लेयर्ड पराक्रम दिवस इन 2021 में टू ऑनर बोस करेज एंड हिज सेल्फलेस सर्विसेज के लिए। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करें, तो ही वाज बोर्न ऑन जनवरी 23 1897 में इन कुट्टक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। He resigned from the Indian Civil Services in 1921 to join the freedom struggle. He constituted चितरंजन दिवस as his political mentor के रूप में एंड स्वामी विवेकानंद as his spiritual guide के रूप में। अगर इनके आइडियोलॉजी की बात करें, तो एडवोकेट इज सोशलिज्म एंड पूर्ण स्वराज, रिजेक्टेड द 1928 नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस के लिए। अगर हम बात करें आईएनसी प्रेसिडेंसी का, तो प्रिसाइडेड ओवर द हरिपुरा सेशन 1938 में एंड एस्टैब्लिश द नेशनल प्लानिंग कमेटी, री-इलेक्टेड एट द त्रिपुरा सेशन 1939 में। ही लेटर रिजाइंड ड्यू टू एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट विद द आईएनसी से। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, तो फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939 में टू यूनाइट रेडिकल लेफ्ट नेशनलिस्ट के लिए। अगर आईएनए लीडरशिप की बात करें, तो ही एज्यूम्ड कमांड ऑफ नेशनल इंडिया का नेशनल आर्मी इन सिंगापुर इन 1943 में एंड एस्टैब्लिश द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट एट द आईएनए वुमेन्स कम्बैट यूनिट के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे अपना अगला न्यूज जो है अवार्ड के बारे में, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में। अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 फॉर द इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल कैटेगरीज फॉर हैज बीन अनाउंस्ड। अगर हम इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी की बात करें, तो जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज सेलेक्टेड फॉर इट्स कम्युनिटी सेंट्रिक डिजास्टर के लिए, रिसाइलेंस मॉडल एंड प्रिपेयर्डनेस प्रैक्टिस के लिए इनको सेलेक्ट किया गया। अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें, तो लेफ्टिनेंट कॉलोनियल सीता अशोक सेल्के इज अवॉर्डेड फॉर लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द 2024 वायनाड लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स के लिए। ही सुपरवाइज द 190 फुट बैले ब्रिज कंस्ट्रक्शन एट छोरालमाला टू रिस्टोर कनेक्टिविटी के लिए। अगर हम इस अवार्ड के बारे में डिटेल में एनालाइज करें, तो इट इज अ नेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू रिकॉग्नाइज द एग्जाम्पलरी सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में। ये जो अवार्ड है इज अनाउंस्ड एनुअली ऑन जनवरी 23 को, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। The award is administered by the National Disaster Management Authority के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ये जो प्राइस डिटेल की बात करें, तो इंस्टीट्यूशनल अवार्ड इंक्लूड है इसमें सर्टिफिकेट एंड 51 लाख का,
while the individual award include a certificate and 5 लाख रुपीस का। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली इंडियन नेशनल एंड इंस्टीट्यूट आर एलिजिबल एंड सेल्फ नॉमिनेशन आर अलाउड इन दिस। तो ये कुछ डिटेल रहा अबाउट द अवार्ड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में डिटेल एनालिसिस। तो ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में।